हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं एसएसटी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी एसएसटी की तैयारी बहुत ही अच्छी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि मनुष्य ने जो है कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, या सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां, या गंगा तथा यमुना दोआब, या दक्कन तथा कोंकण। तो 31 का यानी कि पहले का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी सीटेट यूपी टेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले जो है गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से हैं? डियर, वो क्षेत्र जो आपके हैं सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां हैं, यही आपके क्षेत्र हैं। यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, या गंगा का उत्तरी क्षेत्र, या जो है यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में जो है मगध के नाम से जाना जाता था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, और ये सारे के सारे क्वेश्चन सीटेड एग्जाम में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, तो टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विसाइल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहां पे देखिए आपका जो क्षेत्र है कौन सा है जो मगध के नाम से जाना जाता था? वो है आपका गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। ये जो है मगध के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन यहां पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग इसका जवाब देंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे किसमें रहते थे? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, या उत्तर पश्चिमी भारत में? वो किसमें रहते थे बताएंगे सब लोग। 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे किसमें रहते थे? तो वो जो है उत्तर पश्चिमी भारत में रहते थे। कहां रहते थे? उत्तर पश्चिमी भारत में रहते थे। 33 का ऑप्शन यहां पे 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सीटेट एग्जाम में, यूपी टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, क्या पता दिसंबर वाले भी एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? प्राकृत, या ब्राही, या संस्कृत, या सौरसेनी? बताएं सभी लोग। 34 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में हुई थी। यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, या उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे, या संसाधनों के लिए अन्य आकेठक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना, या जल संसाधनों की खोज के लिए? बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। और डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को पता है ना। डेली मॉर्निंग में आपकी जो है सुबह 9 बजे क्लास होगी, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे क्लास होगी, उसके बाद 6:45 शाम को क्लास होगी। ये 3 क्लासेस का टाइमिंग है, नोट कर लीजिए। डेली आपको क्लास करनी है और तैयारी में आप लोग लग जाओ अब, क्योंकि समय 2 महीने का बचा है। 2 महीने में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है और प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का जवाब दीजिए। तो तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसाधनों के लिए अन्य आकेठक जो है खाद्य संग्राहक समूहों में संघर्ष करना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव इतिहास में कौन सा काल सबसे लंबा है? बताइए सब लोग, मानव इतिहास में कौन सा काल जो है या युग जो है सबसे लंबा है? पुरापाषाण युग, महापाषाण युग, या मध्यपाषाण युग, या नवपाषाण युग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, रिवीजन कर लेना आप लोग अच्छे से एक बार। मानव इतिहास में कौन सा काल
सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा इसमें पुरापाषाण काल है। ऑप्शन यहां पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसमें प्राचीन शैल चित्रकला मिली है? बताएंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और वीडियो को लाइक कर दिया करो आप लोग, शेयर भी कर दिया करो ताकि और सारे बच्चों को हेल्प मिल सके। किसमें प्राचीन शैल चित्रकला मिली है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु में, या तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में, या आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में, या मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में? बताएं, 37 का जवाब देंगे। किसमें प्राचीन शैल चित्रकला मिली है? तो मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। 37 का ऑप्शन यहाँ पे 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है इसमें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राखीगढ़ी, गंवेरी वाला, शुतका गोह या चिरांद? इसमें हड़प्पा का स्थल कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। तो यहाँ पे राखीगढ़ी आपका हड़प्पा स्थल है, सोतका कोह भी है आपका, गंवेरी वाला भी है, चिरांद आपका जो है हड़प्पा का स्थल नहीं है। 38 का ऑप्शन यहाँ पे 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख किसकी तरह है? जन, राजन, राष्ट्र या दस्यु? बताइए, पुरु हो गया, यदु हो गया और भरत का जो है वेदों में उल्लेख किसकी तरह है? जन की तरह, राष्ट्र की तरह, राजन की तरह या दस्यु की तरह? 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, 39 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। और पूरी क्लास जरूर देखा करो आप लोग, पूरी क्लास। 30 में से आप कितने जो है क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं, अपना रियल स्कोर जरूर बताना। पुरु हो गया, यदु हो गया और भारत हो गया। भारत का जो है वेदों में उल्लेख किसकी तरह है? तो इसमें जन की तरह है। किसकी तरह? जन की तरह है। तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सफी तथा हनफी हैं इस्लामी वास्तुकला शैलियां, या सऊदी अरब में स्थान, या न्याय के इस्लामी सिद्धांत, या दो इस्लामी शासक? बताइए, सफी तथा हनफी हैं क्या? इस्लामी वास्तुकला शैलियां, या सऊदी अरब में स्थान, या न्याय के इस्लामी सिद्धांत, या दो इस्लामी शासक? 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सफी तथा हनफी हैं, तो सफी तथा हनफी जो हैं न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं। ऑप्शन यहां पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह था चोल राजा, प्रतिहार प्रधान, राष्ट्रकूट प्रधान या पल्लव प्रधान? बताइए, दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक जो है अनुष्ठान किया वह था चोल राजा, प्रतिहार प्रधान, राष्ट्रकूट प्रधान या पल्लव प्रधान? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। और वीडियो को लाइक कैसे बहुत ही कम है, तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो भाई। चलिए, दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह था, तो वह था भैया राष्ट्रकूट प्रधान। ठीक है ना, क्या था? राष्ट्रकूट प्रधान। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यह किसने लिखा है कि रजिया जो है अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? अलबरूनी, बदायूनी, मिनहाज ए सिराज या जियाउद्दीन बरनी? बताइए, यह किसने कहा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? किसने कहा, किसने लिखा? 42 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो मिनहाज ए सीरीज ये जो है कहे थे कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। ठीक है ना, ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमान जैसे गुण विद्यमान हैं। दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? फटाफट 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। बहुत अच्छे। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमान जैसे गुण विद्यमान हैं। दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी? तो यहां पे अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना आप लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? जमींदारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या महलवारी बंदोबस्त? 44 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक के दौरान जो है
किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? महलवारी बंदोबस्त हो जाएगा। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे देख सकते हो भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी? प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई, या कीमतों में भारी गिरावट होने से जन सामान्य लाभान्वित हुए, या अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है बगावत कर दी, या युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिसमें भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। 45 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये सारी की सारी क्लासेस जो आती है मेरी बहुत ही हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए हैं, तो एक भी क्लास आपसे जो है मिस नहीं होनी चाहिए। 45 का राइट आंसर चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के जो है प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी? युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हो गया था। ऑप्शन यहां पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? बताइए। लद्दाख, सुंदरबन, कोंकण, पश्चिमी घाट। फटाफट जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मरुस्थल का एक उदाहरण है? तो यहां पे लद्दाख जो है मरुस्थल का उदाहरण है। यहां पे 46 का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? क्या है यहां पे? पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और यहां पे देख सकते हो पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री कोण बनाती है। और पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, या पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। बताइए। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीसरा वाला, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना तीसरा ऑप्शन। प्रदीप्त व्रत है, प्रदीप व्रत है क्या है? बताइए। व्रत जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है, या व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, या विषुवत व्रत पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं, एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12:30 बजे सूर्य की स्थिति। प्रदीप्ति व्रत है क्या? 48 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। प्रदीप्ति व्रत है, तो प्रदीप्ति व्रत है व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, वही प्रदीप्ति व्रत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पारंपरिक रूप से चिन्हित ए किसको दर्शाता है? यहां पे ए जो है किसको दर्शाता है? ये उत्तर को, दक्षिण को, या पूर्व को, या पश्चिम को? 49 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो ए किसको दर्शाता है? पश्चिम को दर्शाता है यहाँ पे, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पूर्व हो जाएगा, या पश्चिम, या उत्तर, दक्षिण, ठीक है। लक्षद्वीप द्वीप समूह किसमें स्थित है? हिंद महासागर में, या अरब सागर में, या जो है बंगाल की खाड़ी में, या दक्षिण चीन सागर में? बताएं सब लोग। लक्षद्वीप द्वीप समूह किसमें स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह किसमें स्थित है? तो ये स्थित है अरब सागर में। कहां स्थित है? अरब सागर में स्थित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोज है एक क्या? एक जनजाति, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, या एक परंपरागत नत्र है, या एक उष्णकटिबंधीय पशु है? तो बताएंगे सब लोग। ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोज है क्या? ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोज एक जो है क्या है? एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है? बताइए। गंगा सागर में, या बंगाल की खाड़ी में, या हुगली नदी में, या भागीरथी नदी में? सभी लोग 52 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है? 52 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कोलकाता बंदरगाह जो है हुगली नदी पर स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है। यहाँ पे 52 का ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? बताएंगे सब लोग। संसार में किस महाद्वीप
पर सबसे कम जनसंख्या? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका? बताइए सब लोग, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? ऑस्ट्रेलिया में। यहां पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लद्दाख में पाए जाने वाले गंपास हैं क्या? बौद्ध विहार मंदिर, या जो है बकरी की प्रजाति है, या सॉल की किस्म है, या बौद्ध बिच्छू है? गंपास क्या है बताइए? लद्दाख में जो गंपास है ये क्या है? अभी भी बहुत सारे जो है बच्चे जो हैं वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दिया करो आप लोग। तो लद्दाख में पाए जाने वाले गंपास जो हैं वो क्या हैं? बौद्ध विहार मंदिर है। ऑप्शन यहाँ पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चित्र प्रस्तुत करता है क्या? ये क्वेश्चन एक बार मैं और भी करवा चुका हूं एक क्लास में। यहाँ पे ठंडी वायु है ये, और ये गर्म हवा है, ये ठंडी वायु है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या प्रदर्शित करता है ये आपको नीचे मैं ऑप्शन दिखा रहा हूं। पर्वतीय वर्षा को, या संवहनी वर्षा को, या चक्रवाती वर्षा को, या मानसून पूर्व वर्षा को? किसको दर्शाता है? ये चित्र देख लीजिए आप लोग, किसको दर्शाता है ये बताइए। ये चक्रवाती वर्षा को दर्शाता है। किसको? चक्रवाती वर्षा को दर्शाता है, ठीक है ना। चलिए, कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाती है? बताइए सब लोग, कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाती है? पेट्रोलियम, यातायात, या ऊर्जा, या इस्पात? 56 का जवाब दीजिए सब लोग। कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी जो है कहलाती है? तो वो है आपका इस्पात, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस्पात जो है आपका रीढ़ की हड्डी कहलाती है, इस्पात उद्योग। ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है, क्या किया जाता है? फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, या फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है, या प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, या भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति दी गई है? बताएंगे सब लोग। 57 का राइट आंसर क्या होगा? ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है? तो ऑर्गेनिक खेती में प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पे सत्य है? खाद्य सुरक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज का सुरक्षित भंडार बनाए रखती है, या सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा देती है, या सरकार बेहतर तथा सुरक्षित व्यवस्था के लिए ऑर्गेनिक खाद्यों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है, या खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी जो है समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा रहा हूं, फिर ऑप्शन भी दिखा दूंगा, फिर आप लोगों को बताना है कि खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, खाद्य सुरक्षा के संबंध में कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो खाद्य सुरक्षा के संबंध में ये चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी जो है व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? इसमें सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी या केजी6? निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? तो वो आपका है सीएनजी। अच्छा, आप लोगों से प्रश्न है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएनजी का और एलपीजी का भी बताना। इसका उत्तर आप लोगों को जरूर बताना है। सीएनजी और एलपीजी का फुल फॉर्म जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो को रोको और तुरंत इसका फुल फॉर्म बताइए आप लोग। बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है? लास्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है? बिल्कुल सरल प्रश्न है, यह प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। वर्षा को मापने के लिए, या जो है तापमान को मापने के लिए, या वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, या समुद्र के स्तर को मापने के लिए। तो बैरोमीटर का जो प्रयोग होता है डियर, वो होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है एसएसटी की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस में आए, गोवा में आए,
या कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल? इसका जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना। बाकी यहां से हम शुरुआत करेंगे, फिर 30 क्वेश्चन को हम कल की क्लास में करेंगे। ओके, चलिए 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी मिलते हैं दोपहर 2:30 बजे वाली क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास पे।